गुड इवनिंग भाई। हेलो। बच्चों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक बार देखिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विनय। होमवर्क काफ़ी दिया था। अभिषेक, रुचिरा, मोहित, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सोइए मत भाई। एक कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है वाली बात हो जाएगी, फिर आप क्लास में मत सोइए। राइट टाइम पे आना ही पंचुअलिटी है। किसी काम को करने के लिए सबसे पहली चीज़ पंचुअल होना जरूरी है। नमन, अमित, कृष्णा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो कल बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया है, आई थिंक। ठीक है, कल ट्राई कर लिया, सभी बच्चों ने कर लिया। हाँ, आज का टॉपिक इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट देखो कुछ नहीं होता, अभी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ तो कंडक्टर में भी होगा, डाइपोल में भी होगा, हर जगह एक दूसरे के मिक्सअप कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट तो मैं नहीं बोल सकता। तो कल मैंने आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे डाले थे, ठीक है, जिसको मुझे कराना भी है। लेकिन मैंने सोचा कि पहले थोड़ा दे दें, आप अपना दिमाग उसमें लगा लो। तो कुछ हुए कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे हुए कि नहीं, कुछ क्वेश्चन कुछ तो हुए होंगे। शुभ शुभांकर, क्वेश्चन हुए कि नहीं। हम कैसे दिख रहे हैं वो तो छोड़ दो, हम तो जो हैं। हम तभी अच्छे दिखेंगे जब आप लोग कुछ अच्छा परफॉर्म करोगे। अब मेरा दिखना और मेरा एग्जिस्टेंस आप ही पे डिपेंड है, आपके परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो मैं आपको एक दिन का और टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। सर खपा लो उसमें, कल हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो एक दिन का मैं आपको और टाइम दे रहा हूँ। बट आदत बना लीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चन तो देता नहीं हूँ। जो पढ़ाता हूँ उसी के बेस पे वो क्वेश्चंस होते हैं, 5, 6, 8, है ना। तो उसको उसी समय करने का है, ठीक है। चलिए, तो आप कल जो है प्रॉमिस करिए कि कल तक ट्राई जरूर कर लेंगे, हो चाहे ना हो। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो है डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल के लिए पहले तो ये जानिए डाइपोल है क्या। तो डाइपोल की फिर फील्ड निकालेंगे। डाइपोल ज्यादा कुछ कहानी नहीं है डाइपोल की। डाइपोल और डाइपोल मोमेंट दो चीजें हैं, ठीक है। तो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट मैं पहले अलग से उसको डिस्कस कर दूं। तो जैसे डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो क्या है डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल के बारे में आप क्या बोलते हैं कि डाइपोल बेसिकली क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, है ना, सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस,
फॉर्म ए डाइपोल, फॉर्म ए डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल जो है बेसिकली क्या है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, इक्वल हो और अपोजिट नेचर के। हाँ बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा है बिल्कुल सही है। आप देखते हो ना वहाँ पे H2O है जैसे, तो एक पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहता है, ये वही डाइपोल है, ऐसा नहीं है कि अलग डाइपोल है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म ए डाइपोल। ठीक है, अब इसी में हम डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को, इसको हम डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक है -q चार्ज है यहाँ पर, और ये अपने पास +q है। ठीक है, और लेट से दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ d और 2d, जो भी डिस्टेंस है, मैं d ले रहा हूं यहाँ पे तो d लिखूंगा, 2d लूंगा तो आगे 2d लिखूंगा, तो ये d है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट होता है जो डिफाइन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना, जिसको आप p बोलते हो, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली ए वेक्टर always directed, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इस डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो आपने देख लिया, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मोमेंट का, वो आप बोलते हो मॉडुलस ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज का मॉडुलस, ठीक है, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एनी चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो दो चार्ज है हमारे पास, -q और +q, इन दोनों में से किसी एक का मॉडुलस लीजिए और इनटू d कर दीजिए, तो दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। क्लियर है सभी को? यूनिट लिखना चाहते हो तो क्या होगा, चार्ज की यूनिट सबको पता है कूलम, और ये हो जाएगा अपना मीटर। ठीक है, तो कूलम मीटर आप बोल सकते हो इसकी यूनिट। ठीक है, तो ये अपना डाइपोल है। तो डाइपोल कोई नया चीज नहीं है, ये चैप्टर आपके लिए कोई नया नहीं है। अब जैसे मान लो आप चाहते हो कि इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो यार आपने सुपर पोजिशन तो पढ़ा है ना, -q पॉइंट चार्ज का फील्ड निकालो, +q का फील्ड निकालो, और दोनों का फिर वेक्टर एडिशन कर दो। अगर आपको डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है तो आपने क्या किया, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव मैंने क्यों लिया है, ये जैसे आप बोलते हो कि करंट का फ्लो कंडक्टर में, आप बोलते हो ना कंडक्टर का फ्लो जो है, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, तो जस्ट लाइक ये कन्वेंशन है ये। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, हमने एक डायरेक्शन इसको असाइन करी है, ये कन्वेंशन है कि हम हमेशा जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव लेंगे, एक कन्वेंशन लिया है। तो अगर आपको पोटेंशियल या फील्ड निकालना है तो इंडिविजुअल चार्जेस की फील्ड या पोटेंशियल जिस पॉइंट पे निकालना है उसको निकाल दो, और उसको फिर आप क्या कर दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर सम कर दो। ठीक है, और अगर पोटेंशियल है तो सीधे उसका मैग्नीट्यूड ले लो। बट उसमें तुम्हें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, देखो जैसे आ जाते हैं अपने फील्ड और पोटेंशियल पे, कि मान लो एक डाइपोल पड़ा हुआ है और हमें उसका फील्ड और पोटेंशियल निकालना है एक्सिस ऑफ द डाइपोल। दो पॉइंट हो सकते हैं, पहले मैं इन दो पॉइंट पे निकालूंगा एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मतलब इसको हम ये भी बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, इसको आप ये भी पढ़ सकते हो, कहीं लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब आप जो है इस डाइपोल की जो ये लाइन ज्वाइनिंग है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, है ना, लाइन ज्वाइनिंग है, वो आपका क्या हो जाएगा, मैंने अभी तक यही बोला है, आपका नेट अगर चला गया था तो देखिए मैंने यही बोला है आपको, कुछ नया नहीं बोला है, बस बेसिक बात बताई है कि दो चार्जेस हैं -q और +q, तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस क्या मिलके क्या बनाते हैं, डाइपोल फॉर्मेशन करते हैं। और वो डाइपोल में एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है जो हमेशा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, और उसका मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल और अपोजिट है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड into separation between the two charges, so that we call it the dipole moment। अभी तक मैंने यही बताया है।
तो अब मेरा एम है कि मैं दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसका एक्सियल पॉइंट मतलब इस डाइपोल के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, एक्सियल पॉइंट का मतलब एक्सिस के अलोंग का मतलब डाइपोल के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हम कोई भी एक पी पॉइंट ले लें और वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मुझे निकालना है। तो मैंने तुम लोग को अभी हिंट दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है क्या कर सकते हैं भाई, टॉप रैंक आपकी आ सकती है कि नहीं ये तो पूरा का पूरा आपके ऊपर है, ठीक है। आप चाहोगे तो आ सकती है, आपका अपना टैलेंट होगा तो आ सकती है, ठीक है, ठीक है। मैंने बताया था, मुझे आप यूनिट वेक्टर की तरह यूज करिए और अपने मॉडुलस से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका वेक्टर बड़ा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा पोजीशन वेक्टर मिलेगा कि सीधे आपको आईआईटी के गेट पे छोड़ देगा, ठीक है। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, बट मॉडुलस तो आपको ही मल्टीप्लाई करना होगा। और मैंने तुम लोगों को रोज ज्ञान दिया हूँ, ठीक है। रोज ज्ञान देना मतलब वो ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रहती। मैंने हमेशा बोला है कि कभी मत ये सब बकवास सोचा करो कि मेरी रैंक कितनी आएगी, मेरा सिलेक्शन कितना होगा। आंख बंद करके दबा के पढ़ो, ठीक है, अपने आप सब हो जाएगा। देखिए यार, सफलता और स्टार बैच का डिफरेंस क्या है आप जाके खुद पता कर लो, यहाँ खुद पढ़ लो, जो चैप्टर आपने यहाँ पढ़ा है वहां भी पढ़ लो, आपको जहां जो समझ में आए आप करिए, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। अब जो चीज आपके सामने है उसका डिफरेंस आप खुद फील करो ना यार, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं, आपको जहां समझ में आता है उसके लिए आपको, अब ये तो अपनी ऑनलाइन की दुनिया है भाई, ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा कभी अद्भुत चीज हुआ ही नहीं कि इतने कम पैसे में आपको दो दो बैच फ्री में मिल रहे हैं, आप कहीं भी पढ़िए, ठीक है। ये तो क्रांतिकारी मतलब एक रिवोल्यूशनरी स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, मेरे टाइम में 2005 में मैंने जो पढ़ाई की थी इंडिविजुअल टीचर से, तो 5-5 हजार जो है फीस होती थी। उन गुरुदेव लोगों ने 5-5 हजार रुपए फीस लिया था और 500 की भीड़ में पढ़ाई की थी, 500-600 बच्चों की भीड़ में, आगे बैठने के लिए 1 घंटा पहले लाइन लगते थे। तो अब आप तो मतलब वही कह रहे हैं ना, ये टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन है, इसका आप मजा लीजिए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दैट वी कॉल इट एक्सियल पॉइंट। तो मैंने आपको अप्रोच क्या सिखाया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो इंडिविजुअल चार्ज का जो है तो दो इंडिविजुअल चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और सुपर पोजिशन कर दीजिए, ठीक है। हाँ भाई, जेई मेंस के लिए बता चुका हूं, बार बार मत पूछा करो यार मोहित कि डीपीपी इज एनफ एंड द लेक्चर क्वेश्चंस आर एनफ फॉर योर जेई मेंस एंड और PYQs, ठीक है। बट फॉर जेई एडवांस आपको आगे बढ़ के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप और कर सकते हैं। जैसे सीट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सीट में आप जाएंगे तो आपको 4th 5th लास्ट में जो एक्सरसाइजेज हैं वो सब आपके एडवांस के डाले गए हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। डेली एक बात करेंगे, समय बहुत कम है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना फायदा होगा, तो एक ही बात को रोज रोज ना करें प्लीज, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पढ़ाई जब शुरू हो जाए तो चुपचाप पढ़ाई किया करो, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछा करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, तो अब देखिए माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है। अब आप बोले सर ये क्या राज है, आपने आर यहां से दिया है मिड पॉइंट से, तो अब राज ये है इसका कि आप एक एजम्पशन पे काम करोगे। वो एजम्पशन ये है कि मैंने कहा था कि डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा होता है, एंड इन फिजिक्स एवरीथिंग इज रिलेटिव। अब ये छोटा का क्या मतलब है यार, कि ये जो डी है, ठीक है, ये जो डी है और ये जो आर है, ठीक है। तो यार स्टार बैच का मटेरियल और सफलता बैच का मटेरियल सेम है, आप जाके अपने चेक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आर और डी, तो आर जो होगा, ठीक है, वो जो है बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू डी, ये इसका मतलब है, क्योंकि ये डाइपोल है। तो डाइपोल के लिए मैंने डिफिनेशन में ही लिखवाया था आपको कि डाइपोल में जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस हैं वो बहुत छोटे होते हैं। किसके कंपैरिजन में? उसके कंपैरिजन में जहां पे हमें इसकी फील्ड या पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने ये एक इनइक्वलिटी लगाई, आर इज मच मच ग्रेटर देन डी। अब आप क्या करो, सुपर पोजिशन यूज कर लो। सुपर पोजिशन क्या हो जाएगा कि माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, देखो
मानते हो कि नहीं, इसकी तरफ होगा। और प्लस क्यू की तरफ, प्लस क्यू के लिए ये डेरिवेशन भी करा दे रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे ऑब्वियसली सभी को बोर्ड देना हो, चाहे वो डमी हो चाहे जो हो, तो बोर्ड में इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ड्यू टू माइनस क्यू, ई ड्यू टू माइनस क्यू इधर होगा, मानते हो कि नहीं, ई ड्यू टू माइनस क्यू इधर होगा, और ई ड्यू टू प्लस क्यू किधर होगा भाई, ई ड्यू टू प्लस क्यू इधर होगा। तो बस इसका सुपर पोजिशन कर दो, ई नेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट वेक्टर इक्वल टू ई ड्यू टू माइनस क्यू वेक्टर प्लस ई ड्यू टू प्लस क्यू वेक्टर। अब यहां पे माइनस मत लिख देना, अभी वेक्टर के साथ जब यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो अपने आप माइनस लिखेंगे, जैसे माइनस क्यू के लिए। अब आप, हाँ ये मैंने आपको बताना भूल गया मैं कि मैंने आर यहां मिड पॉइंट से क्यों लिया। अगर ये ऐसी कहानी है तो आर मैं चाहे यहां से ले लूं, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। शायद समझ गए सब लोग कि डी हमारा बहुत छोटा है, तो आर मैं प्लस क्यू से लूं पी की डिस्टेंस, या पी की डिस्टेंस माइनस क्यू से लूं, या इन दोनों के मिड पॉइंट से लूं, दोनों क्या हो जाएंगे, सभी सेम होंगे अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। तो इस चीज का हम फायदा उठा रहे हैं। तो अभी नहीं, तो अभी जो मैंने आर लिया है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओगे कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी। एजम्पशन तो हम एक्सप्रेशन में यूज करने के बाद करेंगे। तो बताइए, ये आर है तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा यार, ये डिस्टेंस अपना हो जाएगा आर माइनस डी, मानते हो, इट इज आर माइनस डी। एंड व्हाट अबाउट योर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पी से कितना हो जाएगा, आर प्लस डी, आर प्लस डी, आर प्लस डी। बोलो भाई, तो अब आपने डिस्टेंस निकाल लिया, तो अब पहले पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से लिख दो। क्या लिखोगे, ई ड्यू टू माइनस क्यू क्या लिखोगे, इधर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहे हो, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, तो इधर आप आई कैप प्लस आई कैप लिखोगे। तो माइनस क्यू के लिए क्या लिखें, के क्यू, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम केवल क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, तो के क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप, तो ऐसे लिखोगे यहां माइनस आई कैप। अब वेक्टर आ गया, ये मैग्नीट्यूड, ये उसका यूनिट वेक्टर। और फिर क्या होगा बोलो, प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर और प्लस आई कैप। बोलो भाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, के क्यू कॉमन ले लें, 1 अपॉन आर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। और ओवरऑल ये क्या रहेगा अपना, ये प्लस नहीं है, ये माइनस रहेगा, तो यहां पे ये माइनस कर देते हैं। तो ओवरऑल आप ये लिख सकते हो 1 अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, है ना, ये माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी स्क्वायर, और ये ओवरऑल आई कैप। यहां तक सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो अब आप यहां से क्या लिख सकते हो, के क्यू, इसको एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा आर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर माइनस डी स्क्वायर आई कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई नेट। बोलो भाई, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ई नेट अपने पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है के क्यू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां क्या मिल रहा है आपके पास, इसको ओपन कर दीजिए तो आप यहीं से देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर माइनस से कट जाएगा, यहाँ 2rd और ये माइनस 2rd यहाँ माइनस होके प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4rd। बोलो भाई 4rd, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, है ना, 2rd और यहाँ पे 2rd, तो 4rd, तो 4rd आ जाएगा, ठीक है। तो ई नेट अपने पास, और ये आई कैप, तो ई नेट अपने पास कितना आ गया, के क्यू 4 क्यू, ठीक है, डी 4 क्यू डी, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा क्यों लिखा भी बताता हूं। अब ये बताओ यार कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे मैं एक
डाइपोल मोमेंट P ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, जो माइनस से प्लस की ओर होगा। और इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूं, Q इंटू 2D। यहां 2D क्यों लिखूंगा, क्योंकि सेपरेशन मैंने 2D लिया है। तो आप जरा यहां देखो, यहां पे ये 4 है, उसको 2D लिख सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा K, ठीक है, 2K और 2QD ऐसे लिख सकता हूं, और इसको P लिख दूंगा डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। और यहां पे अब एजम्पशन लूंगा, इसको देखो, इसको देख के आपको चमका कुछ इलेक्ट्रो में, जैसे एसएचएम में बताया था आप लोगों को, एसएचएम में याद है आप लोगों को बताया था कि ऐसे में किसको हम बाहर निकालेंगे, जो बहुत बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको बाहर निकालो, तो R अपॉन R की पावर 4 बाहर कर लो, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, मानते हो। और ये टर्म आपका क्या होने जा रहा है, 0 को, याद आ रहा है सभी बच्चों को, ये टर्म अपना क्या हो रहा है, 0। अच्छा ये माइनस है, ये माइनस है ना, ये माइनस भूल गया मैं, माइनस होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 है तो 2K और यहां पे 2QD एक साथ लिख दिया, ठीक है। और यहां पर ये R अपॉन में R की पावर 4 कॉमन निकाला, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दिस वन। तो यहां पर ये चीज आपकी 0 हो जाएगी अंडर दिस कंडीशन। ये तो क्लियर है सभी को। तो आप ई नेट क्या लिखने वाले हो, ई नेट आपका हो जाएगा, देखो इसको मैं P लिख सकता हूं, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P। तो क्या हो जाएगा 2KP, और ये R से एक R कैंसिल हुआ अपॉन R3, और ये पूरा कहां चल रहा है, आई कैप में। तो ये हो जाएगा आई कैप। तो आपने क्या सीखा, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे आपको फॉर्मूला मिल गया 2KP अपॉन R³ इंटू दिस। तो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपने क्या देखा कि ये डाइपोल का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग है। देखिए डाइपोल मोमेंट भी आई कैप में है और ई नेट भी अपना आई कैप में है, मानते हो कि नहीं। तो एक्सियल पॉइंट पे आपको जो याद रखने वाली बात है, डेरिवेशन तो मैंने बता दिया फॉर दोज पीपल हु आर, मतलब सभी लोग जो बोर्ड पर्पज से मैंने डेरिवेशन बता दिया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला है जो अपने न्यूमेरिकल में काम आएगा वो ये है कि अपना ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, एक और बात कि एक्सियल पॉइंट पे इसको P भी तो आई कैप के लॉन्ग है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस ई नेट एंड P वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। तो ई नेट एंड P वेक्टर विल बी पैरेलल, ये बात समझ पाए। तो एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज 2KP अपॉन R³, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगा। तो ये अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, ठीक है। अगर आप लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो आपके पास दो तरीका है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड R का फंक्शन पता है, तो इसको आप क्या करोगे, माइनस ई डॉट डी आर को इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां से पोटेंशियल आ जाएगा, या फिर आप पोटेंशियल यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे आपका मन है, ठीक है। तो जैसे मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे अगर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, या तो आप 1 बाई 1 करके निकाल लीजिए, जैसे ये अपना डाइपोल था, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी हुई थी, ये कितना था, -Q, और ये अपना था +Q, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी हुई थी कितनी, ये था अपना 2D, ठीक है। और यहां से ये मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस था अपना R, ठीक है। यहां पर हमें निकालना था, ये P पॉइंट है, यहां पे हमें पोटेंशियल। तो मैंने आपको वही बताया था कि यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपनी R दी हुई है, ये 2D है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यार, अभी अभी आपने किया है, ये डिस्टेंस यहां से Q पॉइंट से, अगर आप Q पॉइंट से निकालना चाह रहे हैं, तो अगर आप Q पॉइंट से निकालना चाह रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये डिस्टेंस अपनी थी R - D,
मानते हो? और ये डिस्टेंस कितनी थी? r प्लस डी, यही तो था। तो आप पॉइंट, यहां तो अच्छी बात है कि वेक्टर भी नहीं है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू। वीपी क्या हो जाएगा? इट इज पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट पी प्लस पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू एट पी। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आप इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए माइनस, मैंने कहा था जब पोटेंशियल लिखेंगे तो चार्ज साइन के साथ रहेगा, तो यहाँ माइनस क्यू है, तो माइनस के क्यू अपॉन में पोटेंशियल की डिस्टेंस देखिए पी पॉइंट से कितनी है, आर प्लस डी, प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस डी। ठीक है, तो यहां से आप के क्यू कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन आर माइनस डी प्लस माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी, बस सिंपल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? के क्यू एलसीएम ले लो, आर प्लस डी माइनस आर माइनस डी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बोलो भाई, तो यहां से आएगा के क्यू, यहां पे करोगे तो आपके पास आर कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास? डी, तो 2d, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए जी, जो पोटेंशियल है, डाइपोल आपने इधर ही डिफाइन किया था, पी डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना था आपका? q इंटू 2d, यही तो था। तो आप इसको q इंटू 2d कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? kp अपॉन, और इसमें कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर, तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर। फिर आप वो एजम्पशन यूज करके यहाँ जीरो कर सकते हैं, आर इज मच मच ग्रेटर देन डी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला भी एक्सिस ऑफ डाइपोल पे आया, पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना? कितना आ गया? kp अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ आपको याद रहे चाहे नहीं। और स्कूल के लिए, बोर्ड पर्पस के लिए आपको ये डेरिवेशंस भी पता होने चाहिए। मैंने कहा है कि जो भी डेरिवेशंस है मोस्टली मैं सब करा दे रहा हूँ, लेकिन उसमें से स्कूल वाली है आप सिलेबस देख के पिक कर लीजिएगा और उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो दिस इज योर वी एट एक्सिस ऑफ द डाइपोल, केपी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? बस डेरिवेशन में आपको एजम्पशन लास्ट में करना है, ठीक है, बाकी आप वहां से कर सकते हो। अब बाकी एक और है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर से भी कर सकते थे। तो दो आपके काम का फॉर्मूला मिला, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सीएल पे इट इज 2kp, ठीक है, 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 2kp अपॉन आर क्यूब। ड्रॉपर बैच से हूं यार, ड्रॉपर बैच वाले की मतलब इतनी आप टाइम कैसे निकालोगे पढ़ने वाला टाइम? ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि पढ़ाया सब जाएगा, तो आप एक साथ सब हजम करने की कोशिश मत करो, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप कर पा रहे हैं तो करिए। तो kp अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर यही कहानी आपकी एक्सियल पॉइंट पे हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब समझते हैं एक्सिस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है, तो एक्सिस के, डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अब आप इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इनफैक्ट आप लोगों ने किया भी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना। जैसे देखो, आप माइनस क्यू से पी को अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, और इसको ज्वाइन करते हो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो क्या आएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या मिलेगा बताओ? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या मिलेगा भाई? प्लस क्यू के लिए लाइन ज्वाइनिंग के अवे होगा, ऐसा होगा, और माइनस क्यू के लिए कैसा होगा यार? इसकी तरफ होगा, मानते हो कि नहीं? अब इन दोनों वेक्टर का क्या होगा? कंपोनेंट लिया जाएगा। इन दोनों वेक्टर का हमारे पास क्या होगा? कंपोनेंट लिया जाएगा। ये अपना एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो जब आप कंपोनेंट लोगे तो कंपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा? देखो, ये ई है, ई ड्यू टू प्लस क्यू। ऑब्वियसली आप ये बात देख पा रहे हो कि दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है और इनका डिस्टेंस भी ये सेम होगा, तो दोनों के लिए मैं ई ही मान सकता हूं, ठीक है, तो इसको मैं ई मान सकता हूं।
तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए कि इसका जो होगा इस तरफ E और इसका भी इस तरफ E होगा, बोल सकता हूं। और अगर आप इसको एंगल ले रहे हो, एंगल अगर आप ये थीटा ले रहे हो, तो बट ऑब्वियस है ये भी थीटा होगा और ये भी यहाँ पे थीटा होगा, ये 90 माइनस ये थीटा होगा और ये कितना होगा यार 90 माइनस थीटा, बोलो। और ये भी अपना 90 माइनस थीटा। तो आप लोग क्या देख रहे हो, कौन सा कंपोनेंट एड ऑन हो रहे हैं इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 2e साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस तरफ e कॉस थीटा, और इधर आएगा e कॉस थीटा, जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मानते हो कि नहीं? तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट फील्ड के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फील्ड हमें जो मिल रहा है वो डाइपोल मोमेंट के, देखिएगा डाइपोल मोमेंट के अपोजिट मिल रहा है, क्योंकि यहां डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसा है, मानते हो कि नहीं? यहां डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर है और हमारी नेट फील्ड इसके अपोजिट मिल रही है। तो हमारे इक्वेटोरियल के लिए ई नेट आप क्या लिख सकते थे? ई नेट हो जाएगा 2e साइन थीटा। अब देखिएगा जरा, ये मान लेते हैं ये d है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट, ये d है इसीलिए मैंने 2d लिया है कि d/2 ना लेना पड़े, d स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस हम कुछ y मान लेते हैं, r मान लेते हैं, r स्क्वायर, बोलो रेडियल, है ना। तो अब आपके पास कुछ बच्चों ने डिराइव कर भी लिया, वेरी गुड। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई क्या है? क्यू चार्ज के वजह से कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसका चार्ज से डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, इंटू साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल से साइन थीटा भी डी और आर के टर्म्स में निकाल सकते हो। एंगल गलत आ रहा है, एंगल गलत कैसे है? ये मैंने थीटा लिया है तो थीटा ये है और ये भी थीटा होगा, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही तो है यार, ये थीटा है तो ये थीटा ही तो होगा, क्या दिक्कत है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है और फिर ये पूरा x और y है तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इधर से ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, सही तो है। तो साइन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, कॉस वाले कैंसिल होंगे, ठीक है। एंगल मैंने यहां से लिया है, ध्यान से आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये आपके ये थीटा और ये थीटा वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, सब सही है। तो यहां पे साइन थीटा इस ट्रायंगल से ले लीजिए, तो साइन थीटा ट्रायंगल से क्या लिखेंगे बताइए? अपोजिट साइड है डी अपॉन हाइपोटेनियस है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ई नेट क्या मिल जाएगा? के, और इसको q इंटू 2d एक साथ लिख लें और इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, बोलो भाई ई नेट हो जाएगा। वेक्टर लिखना चाहते हो तो आप वेक्टर लिख सकते हो, माइनस आई कैप ऐसे लिख सकते हो। तो आपके पास 2q इंटू डी, ये तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है ये, q इंटू 2d, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो आपके पास ई नेट क्या हो जाएगा? kp, इसको p लिख दिया, अपॉन में यहां से अब कॉमन निकाला, देखो आर स्क्वायर, तो यहां पे आएगा r की पावर 6 आर क्यूब, और इधर क्या आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एजम्पशन लेना है ना अब हम लोग को, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो लास्ट में हम एजम्पशन लेते हैं। तो ये चीज आपकी फिर से टेंडिंग टू 0 होने वाली है, अंडर द कंडीशन कि अपना जो है r है वो मच ग्रेटर देन अपना d है, ठीक है। तो हमारे पास मिलेगा kp, और ये माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप, तो यहां से क्या मिलेगा? kp अपॉन आर क्यूब, और ओवरऑल माइनस आई कैप, ठीक है, देख लो। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है कि जब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फॉर्मूला तो होगा kp अपॉन आर क्यूब, मैग्नीट्यूड, बट जो उसकी डायरेक्शन होगी दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे वेक्टर में, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते थे,
पी वेक्टर के अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी लिख सकते थे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो पी वेक्टर के अपोजिट होगा, पी वेक्टर आपका इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने जैसे एक्सीएल के लिए किया 2 kp अपॉन आर क्यूब, इक्विटोरियल के लिए क्या मिला kp अपॉन आर क्यूब। अब मेरे भाई आप लोग ये बताओ कि इसको निकालने की जरूरत है क्या मुझे, या आप लोग खुद बताने वाले हो कि इसका यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी बता दो। पोटेंशियल क्या होगा इक्विटोरियल पॉइंट पे? पोटेंशियल क्या होगा इक्विटोरियल पॉइंट पे? जीरो होगा, वेरी गुड। देखिए आप नए हैं अगर, तो यार आपको थोड़ा 17-18 लेक्चर हो गए हैं, बहुत क्रूशियल चैप्टर निकल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको बहुत तसल्ली से करना पड़ेगा। आगे के चैप्टर्स में आप कंटिन्यूटी बना लीजिए और पीछे के चैप्टर्स आप धीरे धीरे कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो यहां पर जो आपका जीरो होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल सभी बच्चों को चमक गया, मतलब बहुत अच्छी बात कि पोटेंशियल अगर लिखा जाए तो पोटेंशियल के लिए आप वी नेट जो बोलेंगे, वी नेट वो होगा वी ड्यू टू माइनस क्यू प्लस वी ड्यू टू प्लस क्यू, यही तो बोलोगे यार। तो दोनों क्या आएगा, पोटेंशियल में मैंने बोला है विद साइन लिखने का है, तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको दिख गया कि इक्विटोरियल पॉइंट पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। अब आप ये कभी मत बोलना, जनरली ये स्टेटमेंट पूछा भी गया है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होगा, ठीक है। बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा, हमेशा ट्रू होगा कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बट पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। और आपने कंडक्टर में क्या देखा था, अभी कंडक्टर में क्या देखा था कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था बट पोटेंशियल था। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ फील्ड है और पोटेंशियल नहीं है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे फील्ड है बट पोटेंशियल नहीं है। जबकि कंडक्टर के अंदर क्या देखा था कि पोटेंशियल कांस्टेंट था और फील्ड जीरो था। तो कुछ ऐसा आप हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल सकते कि ये जीरो होगा तो दूसरे को जीरो होना ही पड़ेगा, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा आई थिंक। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं होगा, ये तो ठीक है आपके बोर्ड तक था। आगे बढ़ते हैं इससे कि अब हम जनरल पॉइंट पे निकालना सीखते हैं डाइपोल के, ना ही एक्सियल ना ही इक्विटोरियल, हम कहां पर सीखेंगे जनरल पॉइंट पे, ठीक है। जनरल पॉइंट पे हम फील्ड निकालना सीखेंगे या पोटेंशियल निकालना, ठीक है। देखिए जैसे ये कहानी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, किसी जनरल पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन जो अभी हमने कहानी पढ़ी है, ठीक है, जो कहानी अभी हमने पढ़ी है उस कहानी को यहां यूज करके हम किसी जनरल पॉइंट पे निकाल पाएंगे। तो अप्रोच बहुत शानदार है, उसको ही देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्विंग में ये अप्रोच काम आएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है और इसी के प्लेन में कोई जनरल पॉइंट है पी, यहां पर हमें फील्ड या पोटेंशियल पूछा जाए तो हम कैसे अप्रोच करें, ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे ये बताइए कि अगर इसका मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनाऊं तो आप लोग बहुत आसानी से बना लोगे। किधर होगा भाई? सर माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा, ये होगा, बिल्कुल सही बात है, ये होगा, होगा ना। तो ये पी वेक्टर होगा। अब इस पी वेक्टर का, इस पी वेक्टर का आप कंपोनेंट लो जरा, एक, चलो इसको नाम दे दें ए बी और इसे ओ ले लेते हैं। तो इस पी वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना पी, इसका आप कंपोनेंट लो ओपी के अलोंग, ओपी के अलोंग। तो ओपी के अलोंग क्या आ जाएगा, इधर एक कंपोनेंट आएगा पी का और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। भाई ध्यान दीजिएगा एकदम, एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो ये पी वेक्टर है इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा,
वो क्या लिखा जा सकता है, पी कॉस थीटा, बोल सकते हो कि नहीं। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो बोल सकते हो पी साइन थीटा। आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो, ऐसा करने से हमारा कहानी जो है बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि अब आप मुझे बताओ यार कि ये पी पॉइंट के लिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्सियल बन जाएगा, और इस ये जो कंपोनेंट है ये इक्विटोरियल बनेगा। चमका कि नहीं चमका, अरे चमका कि नहीं चमका सभी को, कि यहां पर ये जो P था इसका मैंने एक कंपोनेंट P cos थीटा लिखा along द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस OP, और एक उसके परपेंडिकुलर, मानते हो। तो अब ये P cos थीटा, अगर आप ये सोचो कि जो डाइपोल मोमेंट P था, अब P के जगह पे क्या है, P cos थीटा, along एक्सियल है, ये along एक्सियल है। और इसे आप क्या बोल सकते हो, इक्विटोरियल बोल सकते हो कि नहीं। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि P cos थीटा के लिए जो फील्ड होगी, P cos थीटा के लिए भाई जो फील्ड होगी वो आपने अभी पढ़ा है, एक्सियल के लिए पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, के पी, बोलो 2kp अपॉन आर क्यूब पढ़ा है। तो अब यहां P के जगह पे एक्सियल में मोमेंट कितना है, P cos थीटा। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी बताया था कि एक्सियल में जो फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होती है, और इक्विटोरियल में उसके अपोजिट होती है। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो वेक्टर बनेंगे, एक P cos थीटा के वजह से इसी तरफ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, और एक जो है P sin थीटा। देखिए ये P sin थीटा इक्विटोरियल है, तो इक्विटोरियल के लिए जस्ट किधर बनती है भाई, अपोजिट। इक्विटोरियल के लिए आपका बनेगा अपोजिट, मानते हो कि नहीं। तो इक्विटोरियल के लिए अपोजिट बनेगा। तो ये जो वैल्यू है ये है E ड्यू टू P cos थीटा जो कि एक्सियल है, और ये है E ड्यू टू P sin थीटा। बोलो, तो अब यहां पर जो नेट वेक्टर होगा वो नेट वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। बोलो, नेट वेक्टर जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा। नेट वेक्टर जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ऐसा कुछ, ये ई नेट होगा। थोड़ा ये एकदम ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे वर्टिकल मत मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये ई नेट होगा, ई नेट मानते हो। तो ई नेट क्या लिखोगे यार, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब आप क्या हो जाएगा, ई नेट क्या लिख सकते हो, पहले ईपी ई ड्यू टू पी साइन थीटा लिखो। ई ड्यू टू पी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, वो होगा 2kp, और p के जगह पे क्या होगा यार, p cos थीटा, अपॉन में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस r है तो r क्यूब। तो बहुत सिंपल था, एक्सीएल वाला रिजल्ट यूज कर दिया है। बस ये ध्यान रखा कि अब यहां पर एक्सीएल में डाइपोल मोमेंट के वजह से, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के वजह से आपका जो है यहां पर जो डाइपोल मोमेंट P हुआ करता था, अब यहां पे वो एक्सीएल में कितना आएगा, P cos थीटा, ठीक है। और अब इक्विटोरियल के लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो P के जगह पे क्या है, P sin थीटा। तो यहां पर E ड्यू टू P sin थीटा भी आप बता सकते हो, ये तो P cos थीटा हो जाएगा ना इक्विटोरियल के लिए ये, तो एक्सीएल के लिए होगा E ड्यू टू P cos थीटा, और E ड्यू टू P sin थीटा ये इक्विटोरियल वाला है, परपेंडिकुलर, वो कितना होता था, केवल KP है ना, KP sin थीटा, K इंटू P के जगह क्या लिखोगे, sin थीटा अपॉन आर क्यूब। अभी अभी आपने फॉर्मूला डेराइव किया, और ये इसके अपोजिट होता था। तो इसका नेट क्या होगा यार, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, अंडर रूट स्क्वायर करके, क्या होगा 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस KP sin थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। बोलो भाई, ये हो जाएगा ई नेट, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, KP आर क्यूब को कॉमन ले सकते हो ना, तो बाहर आ जाएगा KP अपॉन आर क्यूब।
के पी अपॉन आर क्यूब के स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर करो तो यही चीज मिलेगा बाहर। और यहां बचेगा क्या, यहां 2 का स्क्वायर मतलब 4 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ई नेट मिल गया किसी जनरल पॉइंट पे, उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। वेक्टर लिखना चाहोगे तो आप वेक्टर भी लिख सकते थे। क्या लिखोगे, के पी अपॉन आर क्यूब। अब इसको थोड़ा सा चेंज करें और सिंप्लीफाई, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बनने जा रहा है अपना, ये चीज क्या बनने जा रहा है सबको पता है 1। तो अलोंग आपका नेट पी जो आ जाएगा पी पॉइंट पे, ई नेट एट पी, उसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, ये जनरल फॉर्मूला है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर आप ये जनरल फॉर्मूला पता है तो आप इक्वेटोरियल और इसके लिए निकाल सकते हो, जो मैंने अलग से निकाला था, है ना। कैसे, इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाएगा और एक्सीएल के लिए, एक्सीएल के लिए थीटा अपना क्या हो जाएगा 0, तो यहां 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा 3 + 1 4, 4 से बाहर निकल के गया 2, तो 2 के पी अपॉन आर क्यू, वही फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर इक्वेटोरियल के लिए करना चाहते हो तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक सभी को क्लियर है। तो ये मैंने आपको जनरल बताया। अगर आप पोटेंशियल लिखना चाह रहे हो तो पोटेंशियल तो लिख ही सकते हो यार। पोटेंशियल में किसका 0 होगा, पी साइन थीटा के वजह से पोटेंशियल 0 होगा, मानते हो। और केवल पोटेंशियल किसके वजह से आएगा, एक्सीएल वाले के लिए, ठीक है। टफ और इजी कुछ नहीं होता मेरे भाई, बस आपको सीखने की लगन होनी चाहिए। आप अभी सीख रहे हो, फिर घर में जाके फिर दिमाग लगाओगे, फिर रफ कॉपी पे करोगे, सीखोगे तो है ही यार, स्ट्रगल करोगे तो सीखोगे ही, ठीक है। अभी से टफ इजी ऐसे मान लोगे तो कहां से होगा, क्या टफ है क्या इजी है भाई, इससे भी इजी तो फिर आप इंजीनियरिंग की एनआईटी भी नहीं मिलेगा भाई, इसको अगर टफ बोल रहे हो। मैं क्या बोल रहा था आपको, पोटेंशियल की बात कर रहा था। तो पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल देखो 0 था, और एक्सीएल पे पोटेंशियल कितना था, एक्सीएल पे पोटेंशियल कितना था। तुम लोग 2 मिनट पढ़ते नहीं हो और उसी पे अपना जो है परसेप्शन बनाना शुरू करते हो, ये दिक्कत है। एक्सीएल पे आपका पोटेंशियल कितना था, के पी अपॉन आर स्क्वायर था या नहीं था। तो यहां पे पी के जगह पे केवल क्या हो जाएगा, हाउ कैन बी फील्ड एंड पोटेंशियल कैन बी 0 एट एनी ऑब्जर्वेशन, मतलब जहां दोनों 0 हो जाए। तो देखो जहां 0 दोनों होगा तो कोई भी यूनिफॉर्म, जहां पे ई भी 0 हो वी भी 0 हो, मतलब कभी मे बी और मे नॉट भी दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको बताया दोनों एग्जाम्पल देके, ठीक है। दोनों साथ साथ भी 0 हो सकते हैं, एक 0 हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा 0 हो सकता है पहला नहीं हो सकता, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो आई थिंक अब आप लोग यहाँ पे इस जनरल पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल लिखने को तैयार हो। जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल वीपी नेट क्या होगा बताओ। इसमें इक्वेटोरियल के लिए तो आपको पता है 0 होता है, बचेगा केवल एक्सीएल के लिए, और एक्सीएल के लिए क्या पढ़ा आपने कि पी के जगह पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जनरल पॉइंट के लिए हो जाएगा, ये अपना जनरल पॉइंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, जनरल पॉइंट का अप्रोच क्लियर है। सीधे सीधे आपने क्या किया, पोटेंशियल को कंपोनेंट ले लिया और वहां से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए तो इसी पे एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करके दिखाओ। जैसे मान लीजिए हमारे पास अब डाइपोल 2 नहीं है, कुछ ऐसा सेटअप है। ऐसा है मान लो, ठीक है। और यहां पर आपके पास है -2q, यहां पे है +q और यहां पे है +q, और ये a है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी a है और ये भी a है, ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड
नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ऑफ द सिस्टम, तो इस सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, हिंट दे रहा हूं। आप इसको कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि सेट ऑफ डाइपोल में कन्वर्ट कर सकते हो। इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको। आप कुछ सेट ऑफ डाइपोल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसे कुछ सेट ऑफ डाइपोल में कन्वर्ट कर सकते हो। जल्दी इसका आंसर दो। KQ/3A ये आएगा, KQ/3A आएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिए कैसे दिमाग दौड़ाएंगे। आप अगर देखो तो जैसे यहां -2Q है, इस -2Q को एक आप यहां पे इसको -Q मान लो, ऐसे यहां -Q मान लो, और एक -Q यहां मान लो। इसको स्प्लिट कर दिया है ना, एक -Q इधर दे दिया, एक -Q इधर। तो आपको तुरंत चमक जाएगा कि सर ये तो दो सेट ऑफ डाइपोल है। ये दो सेट ऑफ डाइपोल बन रहा है कि नहीं। एक सेट ऑफ डाइपोल आपका ये -Q और ये +Q। तो इसके वजह से जो आपके पास डाइपोल मोमेंट आएगा भाई, वो डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, इस सेट के वजह से इधर आएगा। माइनस से +Q ही होता है हमेशा, बोलो। तो P इधर आ जाएगा और इसके वजह से इधर आ जाएगा एक P, और दोनों P ही होंगे। ये कैसे बताओगे? क्योंकि P जो होता है वो क्या होता है, P होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो ये भी Q है, तो Q इंटू सेपरेशन बिटवीन देम A। तो Q इंटू A, ये भी इस डाइपोल। समझ पाए आप लोग कौन से सेट का? ठीक है। अगर ऐड होता तो नहीं कर पाते। अगर ये ऐड होता तो डाइपोल कहां बन पाता? डाइपोल के लिए सिस्टम में कुछ चार्ज पॉजिटिव होने चाहिए, कुछ चार्ज नेगेटिव, तभी तो आप सेट ऑफ डाइपोल बना पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप डाइपोल नहीं कर पाते। ये +Q होता तो आप डाइपोल नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, P = QA। उसका भी रास्ता मैं आपको आगे बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोल करके है, जो कि सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता दूंगा जो बच्चा पूछ रहा है कोई। तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोल से मैं आपको बता दूंगा कि इंडिविजुअली का कैसे निकालते हैं। तो अभी खैर आप डाइपोल देखिए। तो यहां पे आप -Q है, तो आपको समझ में आता है कि ये एक सेट ऑफ डाइपोल है, ये भी P होगा और ये भी P होगा। और ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है यार, 60 डिग्री। तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो कि नहीं? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो भाई। ये इधर ऐसे एक पैरेलल बनाओगे, इसके पैरेलल, और एक इसके पैरेलल। तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, वो डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा ही आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, बोलो। तो उस नेट डाइपोल मोमेंट का आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, P नेट। तो ये पैरेललोग्राम लगा सकते हो। P नेट क्या आएगा यार, √P² + P²। याद होगा सबको, A² + B² + 2AB cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को साइन, क्या हो गया पीछे, कुछ गड़बड़ है क्या? कहाँ गड़बड़ है कुछ? ये 4 cos² थीटा है, इसको एक को मैंने ऐसे कर दिया, दूसरे को cos लिख दिया, और cos² + sin² थीटा को 1 लिख दिया। क्या दिक्कत है भाई? तो ये 1 + 3 cos² थीटा हो गया। इसमें नहीं समझ पा रहे हैं आप? ये 4 को स्प्लिट किया है मेरे भाई, 3 cos + 4, इसको ऐसे स्प्लिट किया, फिर इसके साथ 1 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? 2 sin थीटा कहाँ आएगा यार? इसमें 2 sin थीटा कहाँ आएगा? यहाँ 2 sin, सॉल्विंग में 2 sin थीटा नहीं आएगा, ये यही आएगा।
ठीक है। और पोटेंशियल के लिए आपको Kp बाई आर स्क्वायर था, तो P cos थीटा, सही है सब। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी, और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री एंगल बिटवीन देम। तो क्या आ जाएगा पी नेट आ जाएगा अपने पास 2p स्क्वायर, और cos 60 हाफ हो जाएगा तो p स्क्वायर, कितना आ गया √3p। ये आपका आंसर होगा नेट डाइपोल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p को क्या लिख सकते हैं q इंटू ए, तो √3qa, ये आपका आंसर होगा भाई। तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच सभी को क्लियर है कि अगर सेट ऑफ क्वेश्चन दिए, सेट ऑफ आपको चार्जेस दिए हैं, कुछ डाइपोल आपके जो है पॉजिटिव हैं, कुछ चार्जेस कुछ नेगेटिव, तो देख लीजिएगा कि स्प्लिट करके, ठीक है, स्प्लिट करके आपके पास क्या हो जाएगा, स्प्लिट करने के बाद आपका नेट डाइपोल मोमेंट ये आएगा √3qa। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आपने ये निकाल लिया, किसी सेट ऑफ के लिए अप्रोच सीखा। नेक्स्ट अगर बात करें कि यही डाइपोल को अगर हम क्या करें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इसी डाइपोल को हम क्या करें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो क्या हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जो है अपना वेरिएशन है। अगर डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सभी बच्चे समझते हैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। भाई अगर स्प्लिट नहीं करोगे तो दो वेक्टर कैसे पाओगे, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड से करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ निकालोगे आप, यहाँ पे ये सिस्टम है, आपको किसी पॉइंट पे नहीं निकालना है, इस सिस्टम की वजह से निकालना है। तो इसको स्प्लिट नहीं करूंगा तो मुझे सेट ऑफ डाइपोल्स नहीं मिलेंगे, और जब सेट ऑफ डाइपोल नहीं मिलेंगे तो मुझे दो वेक्टर नहीं मिलेंगे, और जब दो वेक्टर नहीं मिलेंगे तो हम रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां डाइपोल आपके पास -q+q के लिए होगा, -q+q के लिए खत्म हो गया। अब ये +q+q में डाइपोल नहीं होगा ना भाई, क्लियर है सभी को। एक बार में एक ही चार्ज किसी डाइपोल के साथ पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये जो है +q इसके साथ भी पार्टिसिपेट करे। आपने इसको एक डाइपोल मोमेंट मान लिया, इसको एक डाइपोल मोमेंट मान लिया, तो एक बार में आप एक ही एक चार्ज को एक ही डाइपोल मोमेंट का सिस्टम मानोगे। तो यहां पर आइए, डाइपोल मोमेंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट क्या होगा देखिए। अब आपको पता है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो यहाँ +q चार्ज है, तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, कितना लगेगा QE। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स हमेशा नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, QE, ये सबको पता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, आप देखिए नेट फोर्स डाइपोल पे क्या होगा। तो नेट फोर्स हमेशा ध्यान रखिए, नेट फोर्स 0 दिखता है सबको, इधर QE और इधर -QE, तो नेट फोर्स आपका क्या होगा 0। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे भी वैल्यू E नहीं हुई और यहां पे भी वैल्यू E नहीं हुई, तो आप समझते हैं कि क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इज ऑलवेज 0, दिख ही रहा है आपको। तो फोर्स तो ऑलवेज 0 होगा, ये बात आप समझ गए। बट व्हाट अबाउट द टॉर्क, याद करो ये दोनों फोर्स यहां पे क्या बना रहे, इसको रोटेट करेंगे, कपल ऑफ टॉर्क बना रहे कि नहीं, कपल बना रहे, तो ये टॉर्क देंगे, टॉर्क देंगे तो ये डाइपोल जो है ना ऐसे घूमने लगेगा, ये डाइपोल इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा, यहीं पर इस तरीके से घूमने लगेगा। तो नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं। देखिए नेट फोर्स क्या होगा, आप लोगों को बताया टॉर्क के लिए, टॉर्क जनरली होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आ रहा है सभी बच्चों को। टॉर्क जो है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे ये फोर्स लग रहा है, अब इसका आप यहां पे मोमेंट या टॉर्क निकालना चाहते हो, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे
आप यहाँ पे क्या ड्रॉप करते हो, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। तो यही आपका क्या होता है, टॉर्क। इसका वेक्टर फॉर्म भी आप सबको पता होगा, ये आर है और अगर ये एफ है वेक्टर वाइज अगर, तो आपका होता है आर क्रॉस एफ। इसी को जब आप ब्रेक करते हो तो ये रिजल्ट आता है, शॉर्ट रिजल्ट, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पे भी देखते हैं कि हम यहां पे टॉर्क निकालेंगे मिड पॉइंट पे। तो अपना जो डाइपोल मोमेंट है, ये मैं डिस्टेंस 2D ले रहा हूं, थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसे बनाया गया है, बीच में बनाना चाहिए था। तो यहां पे अपना डाइपोल है, ये मान लीजिए। तो ये डिस्टेंस, चलिए मैं इसको भी D ले लेता हूं। अब आप ये एज्यूम कर लीजिएगा, हालांकि थोड़ा ये बड़ा बन गया है, और ये भी D है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का ऐसा है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसको पीछे ले आता हूं, ऐसा है। तो इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप, तो परपेंडिकुलर इस लाइन ऑफ एक्शन पे यहां पे टॉर्क निकालना है, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर आएगा, और इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पे इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो ये आएगा। मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो अब आप यहां से टॉर्क क्या लिखोगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर ये डी है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा यार, आर परपेंडिकुलर कितना होगा, डी साइन थीटा। बहुत सिंपल है, दिख रहा है इस छोटे वाले ट्रायंगल से, डी साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से ये डी है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और ये फिर अपने पास थीटा हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना आएगा, डी साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि क्यूई का ये फोर्स या ये फोर्स, दोनों के लिए जहां पे हमें निकालना है, ऑब्वियसली हम सेंटर पे निकालेंगे, है ना, इन डाइपोल के मिड पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो ये दोनों का टॉर्क ये फोर्स, आप टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जो अपना राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब को फोर्स की तरफ स्ट्रेच करते हो, और इस ओ पॉइंट, इसको अगर हम ओ पॉइंट मान लें, तो इस ओ पॉइंट की तरफ घुमाते हो। तो दो ही कंडीशन है, आपका हाथ या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस क्या, के कैप, जेड एक्सिस इनवर्ट, और अगर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के कैप। आप देखिए दोनों का टॉर्क एक ही तरफ आ रहा है, ये फोर्स है और ये ओ पॉइंट है, तो फोर्स की तरफ अपनी फिंगर को स्ट्रेच करिए ऐसे, और इसको ओ की तरफ घुमाइए, इसको ऐसे ओ की तरफ घुमाइए, क्लॉकवाइज घूम रहे। इसी तरीके से इस फोर्स को की तरफ स्ट्रेच करिए और इस फोर्स को ओ की तरफ घुमाइए, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में टॉर्क दे रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, और दोनों के वजह से ये डाइपोल ऐसे कुछ घूमेगा। तो जब घूमेगा तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा टाउ नेट, कितना हो जाएगा, दोनों का सेम आ रहा है, तो फोर्स है कितना, क्यूई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी साइन थीटा। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Q इंटू डी, और ये 2 टाइम्स होगा क्योंकि दोनों का है। तो अब आप टाउ नेट और क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड वाइज डाइपोल मोमेंट लिखना चाहें तो चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो Q इंटू 2D। तो Q इंटू 2D को आप P लिख सकते हैं, तो PE साइन थीटा ऐसे लिख सकते हो। तो टॉर्क क्या हो जाएगा यार, ये सब डेरिवेशन आपके बोर्ड में आते हैं, P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो डाइपोल मोमेंट जो आपका हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कह रहा हूं, डाइपोल पे नेट टॉर्क जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका किसका, P क्रॉस E का, P क्रॉस E का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये अपना हो जाएगा टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। डायरेक्शन रिपीट कर दूं, देखिए डायरेक्शन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। मैंने कहा कि राइट हैंड को फोर्स की तरफ स्ट्रेच करो, ये अपना QE का फोर्स है, इस तरफ मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, इस तरफ डायरेक्ट कर दिया। जिस पॉइंट पे इस फोर्स को का टॉर्क निकालना है उधर इसको कर्ल करो, घुमाओ अपने फिंगर को। तो थंब की ये घुमा रहे हो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब इधर को है, मानते हो ना, ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो आपकी जो डाइपोल टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो माइनस के कैप होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, और ये जो अपना है, ये देखो ये है,
इसको अगर घुमाओगे तो ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और इनवर्ड है, तो ये आपके पास माइनस के क्या है, ठीक है। तो टॉर्क जो आपका आ जाएगा वो आपके पास हो जाएगा P क्रॉस ई, ठीक है। देखिए भाई यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपका बोर्ड, जेई मेन, जेई एडवांस सब कवर होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर पढ़ने की इच्छा रखोगे तब वो चीज है। तो P क्रॉस ई यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। मुझे मेहनत लगेगा, मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता तो ये सब हटा के सीधे यहाँ पे इसका एसएचएम करा के इसका टाइम पीरियड निकालने लगता, ठीक है। और आप बोलते वाह सर वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन आपको बेसिक चीजें भी आनी चाहिए, नहीं तो कहानी हो जाएगी बहुत जल्दी। तो P क्रॉस ई आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये टॉर्क ड्यू टू ए टॉर्क ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल मोमेंट। हाँ, जैसे अब ये 11th के बातें हैं, टॉर्क निकालने की बात है, तो टॉर्क में भी मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूं कि कुछ मैं समझा दूं। अब पूरा टॉर्क तो जब हम पढ़ेंगे रिवीजन के टाइम में मैकेनिक्स, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट ये जो मैंने थोड़ा सा बताया इससे आपका काम चल जाएगा कि लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स है, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे जहां पे ओ पॉइंट पे आपको टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर क्रॉस एफ, दोनों का मतलब वही है। देखो टॉर्क के आगे 2 क्यों आया, देखिए क्योंकि ये जो टॉर्क है केवल इतना QE साइन थीटा, वो केवल इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से टॉर्क है, और इस फोर्स की वजह से भी तो टॉर्क है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड होंगे ना यार। ये देखो ये भी क्लॉकवाइज और इसके वजह से भी क्लॉकवाइज, तो दोनों टॉर्क ऐड हो रहे हैं, इसीलिए यहां पे 2 आया है। सभी को क्लियर हो गया? तो हमारे काम का फॉर्मूला ये आया। तो अब आप ये बता पाओगे मुझे कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा यार? टी मैक्स कब होगा? जब PE साइन थीटा, मतलब PE होगा, मतलब थीटा जो है कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा, मतलब थीटा 90 हो। एंड व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E वेक्टर, मानते हो कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक डाइपोल को ऐसे रख दें, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल मैं ऐसे रख दूं इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आपका इधर होगा कि नहीं P, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर है E, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90। तो आपको दिख रहा है कि टाउ मैक्स होगा, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, यहां पे मैक्सिमम टॉर्क आएगा, मानते हो? अच्छा, टाउ 0 कब होगा? तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी भाई, मानते हो कि नहीं? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। आप इसको छोड़ दोगे तो ये डाइपोल यहां रहेगा नहीं, क्योंकि टॉर्क की वजह से ऐसे ये फिर से रोटेट होने लगेगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखते हो, ऐसा, ये मान लो माइनस Q है और ये अपना प्लस Q है, तो यहां डाइपोल मोमेंट भी ऐसा है P और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, दोनों पैरेलल है, मानते हो कि नहीं? तो जब दोनों पैरेलल हैं तो यहां पे थीटा 0 होगा, तो टॉर्क आपका क्या हो जाएगा? टॉर्क 0 हो जाएगा, मतलब ये यहीं पड़ा रह जाएगा। अगर आप इसको पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दोगे तो ये यहीं का पड़ा रह जाएगा, इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो ये रोटेट नहीं होगा। क्लियर है सभी को? तो यहां पर आपके पास ये आ जाएगा P क्रॉस E, और यहां पे ये 90, और यहां पर आपका टॉर्क 0। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आप बोल सकते हो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये सभी को क्लियर है? किसी जनरल पे आपने निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे यहां जो गलती कर देते हैं, अगर आपसे ये मैं पूछूं, जो बहुत छोटी गलती करते हैं जल्दीबाजी में, अगर मैं आपको बोलूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये अपने पास है -Q और ये है +Q, और आपको मैं ये एंगल दे रहा हूं, ये एंगल है थीटा, तो क्या अभी भी P क्रॉस E होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी भी P क्रॉस E होगा, P साइन थीटा ही होगा क्या? देखिए, इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। हमेशा जो थीटा है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट जब आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा ना यार, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये जो एंगल आएगा अल्फा,
तो दिस अल्फा इज नाउ आवर एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो जल्दी में एक गलती हो जाती है लोगों से, मानते हो कि नहीं? एंगल बिटवीन, तो ये 90 माइनस थीटा होगा बिल्कुल। तो अब यहां पर आएगा 90 माइनस थीटा। तो फिजिक्स में कोई भी चीज फिक्स नहीं रहता, तो आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होता है। तो 90 माइनस थीटा, आंख बंद करके केवल फॉर्मूला रटोगे तो कहानी फिर थोड़ी गुगली हो जाती है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अभी बताता हूं। तो अल्फा 90 माइनस थीटा, तो अब यहां पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा यार टॉर्क का? वो बनेगा P साइन 90 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा P कॉस थीटा। तो इस पे कभी भरोसा मत करिए, ये बहुत बेवफा है थीटा, ठीक है, कि P साइन थीटा रट लिया। तो रटो तो पूरा ऐसे रटो कि भाई थीटा हमारा P और E के बीच में है। यहां मैंने थीटा यहां दे दिया, आप खुशी खुशी P साइन थीटा लगा के कर दिए, कहानी हो गई। बिल्कुल फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मतलब सिचुएशन चेंज हो सकता है ना? बाकी चीज तो वही रहेगा, बेसिक चीज जो है, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर है सभी को? तो अब ये डॉट प्रोडक्ट, एक बच्चा बोल रहा है सर ये डॉट प्रोडक्ट बन गया। भाई डॉट प्रोडक्ट नहीं, आपको अगर P वेक्टर और E वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। एंगल चेंज हुआ है, तो एंगल हमेशा हम अल्फा लेते हैं ना, वो तो अल्फा अगर लोगे, एंगल तो अल्फा है अभी भी, तो क्या आएगा? P साइन अल्फा। तो वो अभी भी क्रॉस प्रोडक्ट ही है, ठीक है। वो तो आपने वैल्यू चेंज की तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है। अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म में आपको क्या कहानी होगी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सिखाया है मैंने। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे बना दूं, देखो ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया मान लो ऐसे। तो आप समझ रहे हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो, ठीक है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने डाइपोल रखा है, तो कहानी क्या होगी? इसमें कहानी ये होगी कि यहां पर एक माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इस पे नेट फोर्स भी आएगा, मानते हो कि नहीं? मैं तुम लोगों को बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां पे क्राउडनेस ज्यादा होती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडनेस जो है, जब क्राउडनेस बहुत ज्यादा होती है, तो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब क्राउडनेस बहुत ज्यादा होगी, तो यहां का ये ए पॉइंट बोल रहे हो और ये बी पॉइंट, तो सभी बच्चे बता सकते हैं कि यहां पर ई जो है वो ग्रेटर देन ई बी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इधर ज्यादा है, डेंस है। तो यहां पे जो फोर्स होगा और यहां पे फोर्स होगा वो अलग अलग होगा डाइपोल पे, मानते हो कि नहीं? जो डाइपोल होगा अपना, ये जो डाइपोल होगा, ये ऐसे जोड़ सकते हो डाइपोल को। तो इस डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा, देखो ध्यान से, इस प्लस क्यू पे जो लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा, इधर लगेगा, कितना लगेगा? Q इंटू ई बी, देख पा रहे हो? और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, कितना लगेगा? Q इंटू ई ए। तो अब आप ई ए और ई बी अलग अलग है, तो नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा, और नेट टॉर्क तो आप समझ ही रहे हैं होगा ही होगा। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म आप बोल सकते हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, net force is not zero on the dipole, ठीक है। तो यूनिफॉर्म के लिए केवल आप बोल सकते हैं कि फोर्स जीरो होगा बट टॉर्क जीरो नहीं होगा। टॉर्क जीरो एक ही कंडीशन में होगा, जब P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए भाई? P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल आपका जीरो हो जाए, तभी हो पाएगा नेट टॉर्क जीरो, ठीक है। तो फिजिक्स में कोई भी स्टेटमेंट जनरलाइज डिलीवर्ड करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन वाइज चीजें वेरी करती हैं। लेकिन ये हमेशा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जरूर हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स हमारा जो है वो क्या रहेगा? जीरो अब नहीं रहेगा। आई थिंक ये सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में मैं आपको एक वेरिएशन दूं और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, देखिए कैसा।
प्रीवियस स्लाइड क्यों बोल रहे हैं बच्चे? ये लीजिए भाई प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, चलिए। तो अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, एक वेरिएशन करते हैं कि टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, एसएचएम से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, इसका मोशन जज करते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि अगर एक डाइपोल है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसे प्लेस कर देते हो। ठीक है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यार लेक्चर 21 वाले में मैं आपको बताऊं, दुखद घटना हुई है कि मुझसे जो है सेव नहीं हो पाया, वो आपका इस पे डिलीट हो गया। ठीक है, उसको रिकवर करना भी मुश्किल है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको वीडियो देखकर अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, वो लेक्चर इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, तो आपको 21 वाले लेक्चर का आपको एक बार वीडियो देखकर आपको खुद ही नोट्स बना लेना पड़ेगा। ठीक है, यही हो सकता है, ह्यूमन एरर है भाई, किसी से गलती थोड़ी बहुत हो ही जाती है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसा ना हो। तो टाइम पीरियड ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन, एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। देखिए, डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी अपनी, यूनिफॉर्म थी। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इस डाइपोल में, ये डाइपोल जो पड़ा हुआ है अपना किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, तो यहां पर अपने पास क्या है, एक बॉल है, मेटेलिक बॉल है। कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एक मेटेलिक बॉल है, इस पे हमने क्या कर दिया, ऐसे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, माइनस क्यू का, और यहाँ पे इस एंड पे भी एक डाइपोल, एक बॉल लगा दिया, और उस पे मैंने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया क्यू का। इसका मास m है, m1 है, m1 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका मास आपका m2 है। ठीक है, या सेम भी ले सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। इस बॉल का मास यहाँ पर m2 है। ठीक है, और ये q एंड माइनस क्यू है, तभी तो डाइपोल फॉर्म होगा, आप देख ही रहे हो, तभी आपका डाइपोल फॉर्म होगा। और ये जो लेंथ है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी क्या है, किसी मासलेस रॉड से कनेक्टेड है। इसका लेंथ जो है 12 है, 12 लेंथ है। और ये रॉड जो है, ये वाली जो रॉड है, ये मासलेस है, इसका मास हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मासलेस रॉड है, लाइट रॉड है। इसको एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया कि एक बॉल बनाया, दूसरा एक बॉल डंबल जैसा है ना, तो डंबल के ये रॉड के दोनों साइड दो हमने क्या किए, कंडक्टिंग स्फेयर लगा दिए छोटे से, और इस पे मैंने चार्ज लगा दिया, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको जब आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दोगे, और ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल अपना कितना दिया हुआ है, थीटा। ये एंगल जो दिया हुआ है, कुछ हम ले रहे हैं थीटा। तो ये एंगल अपना जो पैरेलल टू ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। हालांकि यहाँ पे अब कुछ बच्चों के तोते उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब वहां पे अगर मैं m1 m2 कर दूंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास भी लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी लोकेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा पहले इजी करा दूं, तो दोनों का मैं m ही लेके चल रहा हूं, नहीं तो बहुत बच्चे परेशान हो सकते हैं।
तो अभी मैं m ले रहा हूँ, दोनों का सेम ले रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब दोनों सेम हो जाएंगे, हालांकि वो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा, मैं जो करा रहा था वो ज़्यादा अच्छा है, वो भी आएंगे अभी, पहले ये कर लें। दोनों अगर सेम है, सेम मास के हैं मान लो, तो सभी बच्चे खुशी खुशी बता सकते हैं ना कि उनका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करेगा सर, बिल्कुल सही बात है, और ये थीटा होगा। तो इनका जो टॉर्क है, देखिए इसमें हम इसके मोशन को प्रूव कर रहे हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक होगा, बट इसमें आपको 11th का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंगुलर एसएचएम का। जैसे मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रो में लीनियर एसएचएम की बात बताई थी, वैसे यहाँ पे एक एंगुलर एसएचएम का केस होगा। और एंगुलर एसएचएम का स्टेप क्या होता है, जैसे वहां आप क्या करते थे, रीस्टोरिंग फोर्स निकालते थे। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़े चीता लोग यहाँ पढ़े हैं। तुरंत फॉर्मूला लिख दिया भाई ने रिड्यूस मास का, बहुत बढ़िया यार। 2m1m2 बाई m1 प्लस m2, कौन है ये, दिख नहीं रहे। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम जो है उसका होता है, पहले हम टाउ रीस्टोरिंग निकालते हैं ना, जैसे वहां फोर्स निकालते थे। अगर ये प्रूव कर दें कि टाउ रीस्टोरिंग सम माइनस k टाइम्स ऑफ थीटा होता है, तो हमारा ये एसएचएम प्रूव होता है। ठीक है, एंगुलर एसएचएम। तो अगर आपने कोई टॉर्क निकाला, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो आप ये लिखोगे। फिर नेक्स्ट होता था एंगुलर एक्सिलरेशन निकालना। तो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, या फिर जिन्होंने अभी दिमाग से हट गया है उनका, तो आई से करेंगे, तो आएगा माइनस के आई थीटा, और इसको फिर कंपेयर करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो ये आपको एंगुलर एसएचएम मिल जाता है, ओमेगा मिल जाता है के अपॉन आई। तो टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के। ये आपका आंसर है। आई याद है क्या है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिन बच्चों को इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उसको ये अभी फिलहाल इसको बुरा सपना सोचकर भूल जाएंगे, यही हो सकता है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी इस चीज का नहीं पता कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल भी भूल चुके हैं, तो उसको अभी आप ये बुरा सपना सोच के भूल जाइए। जब आप रिवाइज करेंगे ना तो कनेक्ट कर ले जाएंगे। जिनको आता है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि 2 पाई अंडर रूट आई बाई के ये स्टेप्स होते हैं, तो यहां आते हैं। तो आप मुझे बताओ इसका मीन पोजीशन क्या होगा यार, इसका मीन पोजीशन यही होगा कि नहीं। मीन पोजीशन क्या बोलते हो, जहां पे नेट टॉर्क 0 होगा, जैसे वहां जहां पे नेट फोर्स 0 होता था, तो यहां पे नेट टॉर्क 0 होगा। कैसे, यहां पर जब ये ऐसे होगा, ये ऐसे इसको रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो आपको पता है कि थीटा 0 हो जाएगा, तो पी साइन थीटा 0 हो जाएगा, यहां नेट टॉर्क 0 होगा। फिर आपने इसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया यार, थीटा। तो थीटा डिस्प्लेस किया, तो सभी बच्चों को अभी पता है कि सर इधर लगेगा क्यूई और इधर लगेगा क्यूई, और ये दोनों मिलके कपल ऑफ टॉर्क जनरेट करेंगे, जिससे कि हमें एक अल्फा आएगा। यहाँ पे टाउ रीस्टोरिंग आएगा या अल्फा आएगा। तो सभी बच्चे इस फॉर्मूले से देखकर टाउ रीस्टोरिंग लिख सकते हो कि नहीं। टाउ रीस्टोरिंग अभी फॉर्मूले में पढ़ा आपने, क्या था टाउ रीस्टोरिंग, क्या था यार, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीई साइन थीटा हो जाएगा। और रीस्टोरिंग है तो थीटा के ऑपोजिट है, देख रहे हो, थीटा इधर है तो अल्फा इधर है, तो रीस्टोरिंग, तो यहाँ पे हम एक माइनस लगाएंगे। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि जब भी एसएचएम की बात करते हैं तो मीन पोजीशन से लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों बहुत छोटे लिए जाते हैं। तो यहां पे आपको एक एजम्पशन लेके चलना होगा, तब ये एसएचएम प्रूव होगा। क्या होगा कि साइन थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत स्मॉल होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो टाउ रीस्टोरिंग होगा वो हो जाएगा माइनस पी थीटा। मानते हो कि नहीं, बताया था कि साइन थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो इक्वल टू थीटा होगा। इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे, लिमिट में पढ़ेंगे, तो वहां से आप बता सकते हो। अब टाउ रीस्टोरिंग हमें मिल गया, तो अल्फा क्या होगा यार, माइनस पीई अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों बॉल का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो यहां से एक्सिस पास हो रही होगी, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैं अभी आई लिख रहा हूं फिलहाल। तो अब आप इसको ओमेगा से कंपेयर कर सकते हो।
ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो यहां तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अंडर रूट पीई अपॉन आई। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा यार, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। ये एक फॉर्मूला बन सकता है, मानते हो कि नहीं। अब ये जो आई है यहां के लिए आई क्या हो जाएगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये पॉइंट मास है, तो आई क्या होगा, एम एल स्क्वायर और प्लस एम एल स्क्वायर, यही तो होगा यार। तो 2 एम एल स्क्वायर, तो आप इस क्वेश्चन के लिए आई ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आई ये लिख देंगे और यहां पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड। यस, थीटा आपका रेडियन में रहेगा। जब ये थीटा इंडिपेंडेंट हो जाता है तो आपको पता ही है कि रेडियन में ही रहेगा, ठीक है। तो थीटा आपका रेडियन में रहेगा बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने ये प्रूव किया कि ये क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा, है ना, ये अपना डाइपोल एसएचएम करेगा। आप बोलोगे सर एसएचएम में तो ऑसिलेट करेगा, तो आपने यहां से इसको इधर भेज दिया तो ये वाला टॉर्क इसको इधर ले आएगा, बिल्कुल। उसके बाद फिर ये इधर कैसे जाएगा, देखो फिर ये ऐसे जाएगा कि जैसे ये यहां तक आएगा फिर ऐसे उल्टा हो जाएगा। ये यहां पर आया, देखो ये आपका मीन पोजीशन था, तो जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस क्यू इधर हो जाएगा, प्लस क्यू इधर। अब आपका टॉर्क किधर लगेगा यार, इधर लगेगा क्यू ई और इधर लगेगा माइनस क्यू ई। तो अब ये टॉर्क कैसे देंगे, ऐसे दे देंगे, उल्टा दे देंगे, समझ रहे हो। तो फिर से क्या होगा, ये ऐसे फिर उल्टा घूम जाएगा। इसका मतलब ये इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, और ऐसे ही करके ये एसएचएम करता रहेगा इस तरीके से। जब थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो आपसे कभी पूछा जाए कि कोई डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है ना, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो उसका मोशन कैसा होगा फॉर ए वेरी स्मॉल थीटा, तो इट विल बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट विल बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। आई सभी बच्चों को पता है क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और कल का जो स्लाइड में होमवर्क गया है उसको अच्छे से जो है ट्राई मारिए, उसको डिस्कस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल फिर।